हेलो एवरीवन, आज आपके साथ री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन का ड्राफ्ट शेयर करने जा रहा हूं, जिसका मकसद कि हम अगर केस में पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं होते तो उस सूरत में हम री इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन मूव करते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट, सीनियर सिविल जज या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या उसके अलावा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। री इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन देने का मकसद और इसका तरीक़ेकार आपके साथ इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ। री इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में दी जाती है और इसका मकसद यही होता है कि जो क्रिमिनल केस है, FIR है, क्राइम नंबर है, उसमें जो पुलिस की जानिब से चालान पेश किया गया है अंडर सेक्शन 173, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अगर उससे हम मुतमईन नहीं होते तो उस सूरत में हम फिर री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दे देते हैं। तो इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए आपको दिखाना और समझाना रिसर्च के साथ कि मकसद यही कि री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन आप किस तरह से दे सकते हैं अदालत में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर, आने वाली हर वीडियो मिलती रहे और जो मुकम्मल कानूनी वीडियोस जिसमें क्रिमिनल, सिविल, हाई कोर्ट और उसके अलावा दीगर जो कवानीन हैं उनके मुतालिक जो केसेस हैं या जो उनके अदालत के तरीक़ेकार प्रोसीजर हैं, आपको पूरी वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं ये मुकम्मल ड्राफ्ट एक तरीक़ेकार है री इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन जो कि मैंने फ़ाइल की है क्रिमिनल केस में FIR नंबर 486/2022 में। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और तरीक़ेकार आप देख सकते हैं। ये क्रिमिनल मिसलेंस एप्लीकेशन के ज़रिए री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन इन द कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट 17 ईस्ट एट कराची, ये 17 नंबर जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट कराची में दाखिल की थी मैंने क्रिमिनल केस में। क्रिमिनल मिसलेंस एप्लीकेशन नंबर ऑफ 2022, ये 2022 मतलब ये पिछले महीने की एक एप्लीकेशन जो मैंने दाखिल की थी। अभी 2023 का जनवरी महीना है तो दिसंबर महीने में ये मैंने फ़ाइल की थी, आज से तकरीबन 1 महीना पहले। इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट की जो डिटेल है इसको मैंने कवर किया हुआ है क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है और प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए कवर किया है। आप देख सकते हैं वर्सेस अब जिनके खिलाफ दाखिल की गई है द स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन जमशेद क्वार्टर कराची। उसके अलावा रेस्पोंडेंट नंबर 2 SIP रिफत सुल्तान, पुलिस स्टेशन जमशेद क्वार्टर कराची। बाद में रेस्पोंडेंट नंबर 3 SSP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची रेस्पोंडेंट। इनको रेस्पोंडेंट बनाया गया है और जो अक्यूज्ड पर्सन हैं उनकी भी आप देख सकते हैं कि डिटेल मैंने कवर की हुई है क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है और इस वीडियो के ज़रिए मेरा कतन भी मकसद नहीं कि किसी की प्राइवेट डेटा को या नाम वगैरह को सोशल मीडिया या किसी प्लेटफॉर्म पर ज़ाहिर करना। तो ये मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे कानून के स्टूडेंट्स हैं या फिर साइलिन हैं जिनको कवानीन के मुतालिक परेशानी का सामना होता है उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि आज जो डिजिटल हम दौर में रह रहे हैं 2023 में, ताकि लोगों की इस मुख्तसर सी वीडियोस के ज़रिए रहनुमाई हो सके। आप इसका ड्राफ्ट बिल्कुल इसी तरह से ही बनाएंगे कि इन दी कोर्ट ऑफ, अब आप देख सकते हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट मैंने लिखा हुआ है। अगर आप सीनियर सिविल जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास दाखिल करना चाहते हैं तो आप जो मुतल्लिका फोरम जहां पर आपका क्रिमिनल केस है, डायरेक्ट कंप्लेंट, ID इलीगल डिस्पोजेशन केस है या कोई भी क्रिमिनल केस, तो आप वहां पर ये एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं और अदालत का नाम लिखने के बाद क्रिमिनल मिसलेंस एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे जिसमें नोटिस होगा, नोटिस टू IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और उसके अलावा जो अक्यूज पर्सन हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हर क्रिमिनल केस में दाखिल की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, केस लॉज के मुताबिक ये किसी भी जो स्टेज हो केस की उस स्टेज के दरमियान फ़ाइल की जा सकती है री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन। अगर आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं तो फिर आप एप्लीकेशन फॉर री इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि एप्लीकेशन फॉर री इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर प्रॉपरली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स।
नीचे बयान किए गए ग्राउंड्स के बुनियाद पर री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन मैंने फाइल की है और ये कुछ इस तरह से है कि द एप्लीकेंट अबो नेम्ड मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर Para number 1 that the above named applicant is a law-abiding and peace-loving citizen of Islamic Republic of Pakistan who is living at above mentioned address along with his family. एप्लीकेंट कानून के पाबंदे और अमन पसंद इस्लामी रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं जो कि अपनी फैमिली के हमरा ऊपर बयान किए गए पते पर रिहाइश पजीर है। ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। Para number 2 that the applicant registered the FIR bearing number so and so under section so and so at police station Jamshed Quarter Karachi on so and so. Thereafter the investigation was conducted by the above named respondent number 2 who did not investigate the matter properly. के एप्लीकेंट की जानिब से FIR दर्ज करवाई गई जिसका नंबर और सेक्शंस के तहत जमशेद क्वार्टर कराची में तारीख पर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस की जानिब से जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है SIP रिफत सुल्तान पुलिस स्टेशन जमशेद क्वार्टर कराची की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन की गई वो मुकम्मल या सही तरीके से नहीं की गई। Reinvestigation para number 3 that the applicant also told the respondent number 2 that when the quarrel took place on so and so he made call on 15 Madadgar police. Thereafter the official of Madadgar 15 took him at the police station from where he sent for the medical letter MLO. At that time the applicant received injuries on the different body parts. His clothes were torn. The applicant went to nearest hospital and after medical treatment he went to his home. कि जब ये मुकर्ररा तारीख पर वाक़या हुआ तो 15 पर कॉल की गई एप्लीकेंट की जानिब से, जहां से पुलिस वाले उसको वो थाने पर ले गए। थाने से MLO मेडिको लीगल के ऑफिसर के पास भेजा गया जहां पर मेडिकल लेटर दिया गया एप्लीकेंट को, जिसकी तफ्तीश जिसकी एक रिपोर्ट MLO की जानिब से बनानी थी जो कि मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर इंजरीज ज़ख़म हुए और कपड़े फट गए थे एप्लीकेंट के, जिसके बाद वो फिर घर चले गए और लेटर रिसीव करवाने के बाद MLO करवाया। Para number 4 that at the time of taking me at a police station the police officials never took so and so and his other companions as well as they never stopped them. The applicant went to his home because there is a serious apprehension that they will hurt the applicant family. कि जब पुलिस स्टेशन या थाने पर कंप्लेनेंट को एप्लीकेंट को बुलाया गया या ले जाया गया तो जो अक्यूज थे उसको नहीं ले जाया गया और जो इस बात का खदशा था कि एप्लीकेंट के फैमिली खानदान के लोगों को नुकसान पहुंचने का खदशा था, अंदेशा था, इस वजह से एप्लीकेंट अपने घर चले गए। Para number 5 that due to fear of so and so on so and so the applicant installed CCTV cameras at his house. Due to such the applicant never went to MLO and on so and so the counsel of the applicant gave advised him to went to the civil hospital and made MLO and on which the FIR was registered. The IO investigation officer of the case asked the applicant that he never gave any suitable answer. He mixed up with the criminal and represented the wrong and mischievous statement of the applicant as well as the IO of the case never record the statement of the witnesses. के जो प्रपोज एक्यूज हैं उन्होंने धमकाना शुरू किया, जिसकी खौफ से एप्लीकेंट ने CCTV कैमरास नस्ब किए और एप्लीकेंट को मशवरा दिया गया कि आप MLO करवाएं ताकि आपकी FIR दर्ज हो सके, जिसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल गए और MLO हासिल करने के बाद FIR दर्ज हुई, जिसके बाद IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने सही तरीके से जवाबात नहीं लिखे और जो मुद्दा था उसको गलत तरीके से बयान किया, जिसकी वजह से ये केस खराब होने का खदशा है। Para number 6 that prior to this so and so many times attacked on the applicant and in this regard the applicant also filed petition in the court and the IO of the case attached the application of the petition in the case file of so and so. It is pertinent to mention here that the IO of the case never
put the three unknown accused persons in the case file in which the one person name is so and so who is also the companions of the accused के अक्यूज की जानिब से मुतअद्दिद बार एप्लीकेंट पर हमला किया गया और इस वजह से एप्लीकेंट ने अदालत में केस दाखिल किया और उसके बाद आईओ ने केस तैयार किया अक्यूज के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर बताना लाजमी है कि आईओ ने जो 3 नामालूम अशखास थे जिनमें से एक का नाम बताया गया है उसका नाम केस में नहीं दिया, जिसकी वजह से केस खराब होने का कतन खदशा है। Para number 7 that the above named applicant time to time approached to the IO and told him about the reality, but he never heard the applicant and helped the criminal by way of showing irresponsibility and playing misconduct in the investigation of the matter, which caused serious mental torture and agony to the applicant. के एप्लीकेंट की जानिब से वक्तन फ़वक्तन आईओ को अप्रोच किया गया, उसके पास पहुँचे और उनको बताया हक़ाइक़ के मुतालिक, लेकिन नज़रअंदाज किया गया आईओ की जानिब से, जिस वजह से इस बात का खदशा है कि केस ख़राब होगा और जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की आईओ ने उसमें केस ख़राब करने के मुतअद्दिद खदशा आते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेंट को ज़हनी दबाव और परेशानियों का सामना है। Para number 8 that it is submitted that the IO of the case played serious misconduct in investigation of the case. As such, he is also the companions of the above named accused persons and he is continuously helping them because they have relations with higher authorities. IO मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुतअद्दिद बार जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें केस ख़राब करने का तरीक़ेकार बनाया और केस ख़राब करने के साथ साथ अपना ताल्लुक अक्यूज पर्सन के साथ जारी रखा, जिसकी वजह से इसका काफ़ी खदशा है कि आला अख्तियारों के साथ इनके गहरे ताल्लुकात की वजह से केस ख़राब होने के कतन खदशात हैं। Para number 9 that the applicant is facing serious mental torture and agony due to the act of respondent number 2. He is not honest person and never want to proper investigate the matter. आईओ को मुतअद्दिद बार एप्लीकेशन दी गई, जिसकी वजह से इग्नोरेंस की वजह से एप्लीकेंट को ज़हनी दबाव और परेशानियों का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से ये केस ख़राब हुआ। रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो आईओ हैं इस केस में उन्होंने अपना किरदार मशकूक बना दिया केस की तफ्तीश के दौरान। Para number 10 that there is a serious apprehension that the above named accused person will again make quarrel with the applicant. ऊपर बयान किए गए हक़ाइक़ की रोशनी में इस बात का कतन खदशा है कि आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोबारा से अक्यूज पर्सन के साथ मिलकर पैसे लेने की गर्ज से केस ख़राब कर सकता है और उनको स्पेशल प्रोटोकॉल भी दे रहा है, जिस वजह से एप्लीकेंट को परेशानियों का सामना है। Para number 11 that the above named accused persons belong to land grabbers and land mafia. ऊपर बयान किए गए अक्यूज पर्सन मुजरिम ज़मीन पर कब्जा खोरी और कब्जा माफिया के साथ गुंडा माफिया से भी काफ़ी गहरा ताल्लुक है और जिस वजह से एप्लीकेंट और उसके ख़ानदान को मुसलसल परेशान किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। Para number 12 that all the footage and videos of quarrel created by the accused persons and police officials are available and same will be provided with a kind and prior permission of this honorable court. इस बात के फोटोग्राफ्स और वीडियोस मौजूद हैं जिसमें अक्यूज पर्सन तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं एप्लीकेंट को और जिसका सबूत बाकायदा पुलिस ऑफिशल्स को फराहम किया गया है और अदालत में इजाज़त के साथ पेश किया जाएगा। Para number 13 that the matter is not a civil nature. The IO made this matter as a civil nature. The accused persons continuously making quarrel with time to time with the applicant as well as they also harassing his family members. पुलिस की जानिब से आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो इस मुकदमे की तफ्तीश की है उन्होंने इस वाक़े को सिविल नेचर बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से केस ख़राब होने का कतन खदशा है। Para number 14 that the applicant has no other effectuous and speedy remedy available with the applicant except to invoke the jurisdiction of this honorable court by way of filing the instruct petition. कि एप्लीकेंट के पास और कोई रास्ता नहीं जिसमें
इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो और अदालत में ये एप्लीकेशन दाखिल की जा रही है। Para number 15 that the incident is said to have taken place within the local limits of police station जमशेद क्वार्टर के ऊपर बयान किया गया सारा वाकया जमशेद क्वार्टर की हदूद में वाक़ या जमशेद क्वार्टर हदूद पुलिस स्टेशन के हदूद में हुआ है। ये जो ऊपर बयान किए गए सारे हक़ाइक़ हैं ये इस केस के अपने हक़ाइक़ हैं, जो अगर आप री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दाखिल करना चाहते हैं तो आपके हक़ाइक़ अपने अलहदा होंगे। Ground number 16 that further grounds will be urged at the time of hearing of this application for investigation के मज़ीद ग्राउंड्स पेश किए जाएंगे ऑनरेबल अदालत की इजाज़त से जब ये मुकदमे इस एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। अब आते हैं इंतहाई अहम मौजू प्रेयर या फिर क्लेम जिसके बुनियाद पर अदालत फैसला सुनाती है। अदालत अपना जो आर्डर पास करती है, जजमेंट बनाती है, तो उसके मुतालिक समझने की कोशिश करते हैं और ये इंतहाई अहम होती है। आप जब भी अपना मुकदमा दाखिल करें तो प्रेयर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान से काम किया करें, क्योंकि आपकी प्रेयर ही आपके मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकती है। प्रेयर मतलब इस्तदा इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इट इज़ मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे ग्रेशियसली बी प्लीज टू पास एन ऑर्डर एज अंडर। अदालत से इस्तदा की जाती है कि ऊपर बयान किए गए हक़ाइक़ और हालात के मुताबिक एक आर्डर पास करे जो कि कुछ इस तरह से हो के प्रेयर क्लॉज ए टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट नंबर 3 टू हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अबव सेड केस टू एनी अदर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड डायरेक्ट हिम टू री इन्वेस्टिगेट द मैटर प्रॉपरली विथ ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के रेस्पोंडेंट नंबर 3 मतलब एसएसपी को हुक्म जारी किया जाए कि वो केस की तफ्तीश किसी और ईमानदार और वफादार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सुपर्द कर दें जिसमें री इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्योंकि ये हमारी री इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन है तो हम यहाँ पर सिर्फ इसके मुतालिक इस्तदा करने जा रहे हैं। उसके अलावा एनी अदर आर फर्दर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट मे डीम प्रॉपरली मे प्लीज बी ग्रांटेड। इसके अलावा अगर अदालत की जानिब से मुनासिब समझा जाता है तो दूसरा जो अगर आर्डर पास करना चाहे जो कि एप्लीकेंट के हक में हो तो पास किया जाए। तो ये था मुकम्मल ड्राफ्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया री इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन का। उसके अलावा अगर आप रहनुमाई चाहते हैं किसी भी सिविल क्रिमिनल मामले में सर्विसेज, हाई कोर्ट की पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन या फिर कोई भी किस्म का क्रिमिनल या सिविल केस के मुतालिक आप रहनुमाई या कोई भी कानूनी मुशावरत चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बराह रास्त। उसके अलावा आप मेरे मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अगर आप किसी किस्म की सजेशन, क्वेश्चन या कुछ भी आप समझते हैं कि आपका सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और इसके अलावा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एप्लीकेशन किस तरह से समझ में आई या नहीं आई, जिसके मुतालिक आप मुझे अपनी तजावीज़ ज़रूर पेश करें। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोज़ में। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन केस के किसी भी स्टेज पर आप दाखिल कर सकते हैं अदालत में। चाहे आपका मुकदमा किसी भी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है या कोई भी स्टेज है तो आप केस के मुकदमे की सुनवाई के लिए के दौरान किसी भी तारीख पर आप री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद केस लॉज मौजूद हैं जिनमें बयान किया गया है कि री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन केस की इवन जब तक ऑर्डर पास नहीं हो जाता तब तक आप इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं ऑनरेबल अदालत में। जिसके जो मुतअद्दिद केस लॉज हैं वो मैं आपके साथ एक अलहदा वीडियो सीरीज़ में शेयर करूँगा। और आज की इस री इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन में आपको जैसे मैंने बताया कि ये क्रिमिनल केस में चाहे आप किसी भी क्रिमिनल केस में आप फाइल करना चाहें, दाखिल करना चाहें री इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन तो आप अदालत में दे सकते हैं, जिसमें आपका एफिडेविट होगा। एफिडेविट के बाद आप ये दाखिल करेंगे अदालत में। अदालत नोटिस करेगी, नोटिस टू अदर पार्टी आईओ, जिसमें वो अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे या फिर आईओ अगर कोई समझता है केस में कमी पेशी होनी चाहिए तो वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगा अदालत में। फिर उसके बाद अदालत आपके ऊपर है कि वो आपका ऑर्डर करती है या डिसमिस करती है, अलो करती है या डिसमिस करती है।
तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।